आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एस ब्लॉक चैप्टर कर आपके साथ करने वाले हैं, जो कि प्योर एनसीईआरटी से होगा। एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन, और उन पॉइंट्स को हम समझाते हुए चलेंगे जिन पे आपको थोड़ा बहुत भी डाउट्स होगा। अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो एस ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर द आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल, यानी इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में जाएगा। हमें मालूम है कि इसके अंदर एस ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए एस ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम 2 ग्रुप होते हैं। ग्रुप 1, इसको हम नॉर्मली ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एक नाम दिया गया है। ग्रुप 1 को हम नॉर्मली अल्कली मेटल कहते हैं, और ग्रुप 2 को नॉर्मली हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। या उसके बाद इसमें एक बात है, अच्छा, इन्हें अल्कलाई मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्ट्रांगली अल्कलाइन इन नेचर होते हैं। अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 में बेरिलियम को छोड़ दें, बेरिलियम एक एक्सेप्शन है। बेरिलियम के अलावा ये इसमें जितने होते हैं सारे के सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं। और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनकी हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड जो होती है वो अल्कलाइन इन नेचर होती है, और ये हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। अगर अमंग अल्कली मेटल में हम बात करें तो सोडियम पोटेशियम अबेंडेंट होता है, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, जबकि लिथियम रुबिडियम एंड सीजियम कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। देखिए, ये हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लाइन, ये इसे हमें ख्याल करके रखना रहेगा कि सोडियम पोटेशियम हमारे मतलब अबेंडेंट ज़्यादा पाया जाता है। बॉडी की बात नहीं, ओवरऑल ये ज़्यादा पाया जाता है। तो इसको हम याद रखने के लिए ऐसे ही सोच सकते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप चलता है, तो इससे हमारे दिमाग में रहेगा कि हाँ, सोडियम पोटेशियम पंप, यानी सोडियम और पोटेशियम जो है ये ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू लिथियम रुबिडियम एंड सीजियम। जबकि अगर हम फ्रेंसियम की बात करें तो ये रेडियो एक्टिव है, इसका हाफ लाइफ ओनली 21 मिनट है। अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रैंक 5th एंड 6th इन द अबेंडेंस रिस्पेक्टिवली। देखिए, इस लाइन को भी हमें याद करना रहेगा, लेकिन ये ऐसे याद नहीं होगा। इसको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एक ख़राब सी ट्रिक है बट फिर भी आपके लिए काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद साबित होगी कि ओसी अल्फेकोमाजी अर्थ क्रस्ट में अबेंडेंस के मामले में नंबर 1 पे ओ यानी ऑक्सीजन, नंबर 2 पे सिलिकॉन, नंबर 3 पे एल्युमिनियम, नंबर 4 पे आयरन, नंबर 5 पे कैल्शियम, नंबर 6 पे मैग्नीशियम। तो अगर ये आपको ये ट्रिक ख्याल में है ओसी फेकोमाजी, तो इससे आपको ये जो लाइन है एनसीईआरटी अब जो यहाँ पे कहती है कि क्या नाम है, मैग्नीशियम रैंक 5th, मतलब सॉरी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रैंक 5th एंड 6th इन द अबेंडेंस रिस्पेक्टिवली इन द अर्थ क्रस्ट। अब इससे आपको ये लाइन ख्याल मतलब याद में रहेगी, कभी आप भूलेंगे नहीं। स्ट्रॉन्सियम एंड बेरियम है मच लोअर अबेंडेंस, इस लाइन का कोई ख्याल मतलब कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, एक लाइन थोड़ी अच्छी लगती है बोलने में भी सुनने में भी, हालांकि अगर ये आप याद रखें तो और भी अच्छा रहेगा कि बेरिलियम इज़ द रेयर एंड रेडियम इज़ द रेयरेस्ट। ये ख्याल ले आपके पॉइंट। बाकी इसके अंदर हम आपको इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन बता ही दिए कि एस ब्लॉक में जो ग्रुप 1 होते हैं उनका नोबल गैस के बाद NS1, और जो ग्रुप 2 होते हैं इनका नोबल गैस के बाद NS2। अगर हम बात करें लिथियम एंड बेरिलियम, तो ये अपने ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के फर्स्ट मेंबर होते हैं रिस्पेक्टिवली। तो इसके बाद इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो बाकी ग्रुप मेंबर से अलग होती हैं। ऐसे प्रॉपर्टी को हम एनामलस प्रॉपर्टी कहते हैं। और एनामलस प्रॉपर्टी इनकी इसकी एक ख़ास बात ये आती है कि ये अपने दूसरे ग्रुप के सेकंड मेंबर से मिल रहे होते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि मान लीजिए लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, अगर यहाँ बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो ये जो लिथियम होता है इसकी कई सारी प्रॉपर्टी जो है ये मैग्नीशियम से मिल रही होती है। तो ये हालांकि देखिए, पहले एनसीईआरटी क्या कह रही है, जो ग्रुप 1 का पहला मेंबर है और जो ग्रुप 2 का पहला मेंबर है, यानी ग्रुप 1 का पहला मेंबर कौन, लिथियम, ग्रुप 2 का पहला मेंबर कौन, बेरिलियम, ये अपने रिस्पेक्टिव मेंबर से काफ़ी अलग होते हैं, काफ़ी अलग कैरेक्टर शो करते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि जैसे लिथियम है, लिथियम का नाइट्रेट अलग रहेगा, और भी सारे कंपाउंड्स कार्बोनेट अलग रहेंगे। तो ये काफ़ी अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप से काफ़ी अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, और ऐसी अलग प्रॉपर्टी को ही हम एनामलस प्रॉपर्टी कहते हैं, जिनके बारे में अभी हम आगे एनसीईआरटी में ही पढ़ने वाले हैं। फिलहाल मैं यहाँ बस इतना बता रहा था कि ये अपने ग्रुप, जो दूसरा ग्रुप बगल वाला ग्रुप होता है, उसकी जो सेकंड मेंबर से होता है, सेकंड मेंबर यहाँ बात करें मैग्नीशियम, तो इन्हीं लिथियम मैग्नीशियम की आपस में काफ़ी सिमिलरिटी होती है, और इसी सिमिलरिटी को एक हम इंग्लिश नेम देते हैं डायगोनल रिलेशनशिप।
अगर उसको मेरी जुबान में कहेंगे तो कहे तो डायगोनल रिश्तेदारी, यानी एक खास किस्म की रिश्तेदारी होती है। और ये रिश्तेदारी जो होती है, देखिए एनसीईआरटी एक लाइन यहाँ पे कह रही है कि द लिथियम शो सिमिलरिटी विद सिमिलरिटी टू मैग्नीशियम एंड ब्रिलियम टू एल्युमिनियम, यानी जो लिथियम है ये सिमिलरिटी शो करता है मैग्नीशियम के साथ, और जबकि ब्रिलियम जो है वो अपना जो अगला ग्रुप है, अगला ग्रुप अगर हम बताएं आपको तो देखिए जैसे अगला ग्रुप क्या होगा, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम। तो देखिए जो ये ब्रिलियम है ये एल्युमिनियम के साथ वही सेम डायगोनल रिश्तेदारी शो करता है। तो लिथियम जो है मैग्नीशियम के साथ और जो ब्रिलियम है ये एल्युमिनियम के साथ, और इसी रिश्तेदारी को हम एक नाम देते हैं डायगोनल रिश्तेदारी। अब ये रिश्ता एनसीईआरटी एक बहुत अच्छी लाइन कह रही है कि दिस टाइप ऑफ डायगोनल सिमिलरिटी इज कॉमनली रिफर्ड एज द डायगोनल रिलेशनशिप in the periodic table. The diagonal relationship is due to the similarity in the ionic size and or charge radius ratio of the element. देखिए दोबारा एनसीईआरटी की एक निहायत अहम पॉइंट आ गया कि जो डायगोनल रिश्तेदारी है, रिलेशनशिप है, ये ड्यू टू द सिमिलरिटी इन द आयनिक साइज, यानी ये दो वजहों से हो सकती है। एक क्या, सिमिलरिटी इन दियर आयनिक साइज, यानी इनके आयनिक साइज क्या हो, सिमिलर हो, एंड या और, यानी या तो चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो जो है इनका सेम रहे। यानी डायगोनल रिश्तेदार रिलेशनशिप के लिए दो प्रॉपर्टी, मतलब दो फैक्टर ऐसे हैं जो अफेक्ट करते हैं। पहला क्या है, आयनिक साइज, और दूसरा क्या है, चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो। इन दोनों पॉइंट को आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा कि अगर एनसीईआरटी मतलब नीट में क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा कि डायगोनल रिलेशनशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो उसको आपको एक आयनिक साइज, दूसरा चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो को भी ख्याल रखना रहेगा। अब लाइन कह रही है आगे, मोनोवेलेंट सोडियम पोटेशियम आयन आर एंड डाईवेलेंट मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस आर फाउंड इन लार्ज प्रोपोर्शन इन द बायोलॉजिकल फ्लूइड। देखिए यही लाइन दोबारा आ गई, और ये आजकल कहने का मतलब ये कि आखिरी 1-2 साल में नीट एज इट इज लाइन उठा के सारी पूछ लेता है। तो अगर हम बात करेंगे सोडियम और पोटेशियम आयन, तो अभी मैं बता चुका हूँ कि अपने बॉडी के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप चलता है, उससे आपको यह ख्याल रहेगा। दूसरा जो है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, आपको मालूम है जो कैल्शियम है ये ब्लड के कोगुलेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम मोस्टली इंजाइम्स को मतलब मेंटेन करने के वगैरह आप पढ़े होंगे बायोलॉजी में, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यानी इसमें अगर आप थोड़ी आप बायो के स्टूडेंट होंगे, तो अगर बायोलॉजी आपकी सही तो फिर ये लाइन रटने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप से हमें ख्याल रहेगा। और मैग्नीशियम कैल्शियम, जो कैल्शियम हमारा ब्लड को कोगुलेट कराता है, मैग्नीशियम जो हमारे मोस्टली इंजाइम्स को मेंटेन करने के रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वही लाइन कह रही है कि हमारी बॉडी में लार्ज प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं। दीज आयन परफॉर्म बाई इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन सच द मेंटेनेंस ऑफ द आयन बैलेंस एंड नर्व इम्पल्स। जो लाइन में पहले बोल चुका हूँ कि सोडियम पोटेशियम पंप चलाते हैं, नर्व इम्पल्स कंडक्शन में काफ़ी हेल्प करते हैं, वो लाइन एनसीईआरटी आगे कह रही है। अगर हम बात करेंगे अब ग्रुप 1 की, तो ग्रुप 1 में अगर हम बात करेंगे अल्कली मेटल की, तो शो रेगुलर ट्रेंड इन दियर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। कह रहा है जो एक ग्रुप के मेंबर हैं, यानी ग्रुप 1 की अगर हम बात करें, कोई भी ग्रुप हो, खैर हम ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप 1 के मेंबर आपस में एक काफ़ी सिमिलरिटी शो करते हैं, और इसीलिए हम इन्हें एक फैमिली कहा जाता है। यहाँ पे हम ग्रुप 1 एलिमेंट कहने से हम अल्कली मेटल कह रहे हैं, या मतलब अल्कली फैमिली कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इनको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात करें तो देखिए, the alkali metal have one valence electron NS1 outside the noble gas core, यानी नोबल गैस कोर के बाद इनके पास आउटसाइड सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। द लूजली हेड एस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट वैलेंस शेल ऑफ दीज एलिमेंट मेक देम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। ये इनको काफ़ी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल बना देता है। दे रेडियली लूज, ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे और मोनोवेलेंट M+ कैटायन बना लेंगे, इसीलिए ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। देखिए इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखिए ये मान लीजिए, एक मतलब मैं रफली बता रहा हूँ आपको कि ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसके बाहर शेल है इलेक्ट्रॉन के। अब ये मान लीजिए हमारा आउटर मोस्ट शेल है, इसमें इसने कह दिया कि बाहर NS1, यानी इसके आउटर शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बता दे रहे हैं। और ये अपना अंदर क्या है, प्रोटॉन है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, खैर हमें यहाँ प्रोटॉन से मतलब प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए ये बाहरी एक इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज कम है, तो इनके बीच का आपस का अट्रैक्शन क्या होगा, काफ़ी कम होगा, क्योंकि हमें कुलम्स लॉ या किसी भी मतलब मालूम है
कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा आपस का इनका अट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए ये अट्रैक्शन काफ़ी कम होगा और दूरी ज़्यादा है। हमें मालूम है कूलम्ब्स लॉ के तहत कि F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस बढ़ने से इनके बीच का जो आपसी फोर्स है वो काफ़ी कम हो रहा है। अब इस कम फोर्स होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली बाहर निकल सकता है। अब निकल क्या सकता है बल्कि अक्सर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इसीलिए एनसीईआरटी लाइन कह रही है कि कभी भी ये अपने प्योर फॉर्म प्योर स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। ये हमेशा M+ आयन के फॉर्म में ही पाए जाएंगे। और इस देखिए अगर किसी इलेक्ट्रॉन को कोई एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखते हैं। और अगर कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देता है तो ऐसे फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टर्म देते हैं। तो यानी ग्रुप 1 के जो मेटल हैं ये काफ़ी अच्छे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं। अब अगर देखिए लाइन देखेंगे आप तो दे लूजली हेल्ड एस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट वैलेंस शेल ऑफ दीज एलिमेंट मेक दम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। अब देखिए अगर अब आपको ये डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा होगा कि इनके आपस की जो दूरी ज़्यादा है इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर को निकल जाएंगे। उसके बाद दे रेडियली लूज इलेक्ट्रॉन टू गिव मोनोवेलेंट M+ आयन, हेंस दे आर नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट। ऑब्वियस सी बात है। अब ये देखिए आपको ये नाम तो याद ही होंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। एक एक शेल बढ़ता जाएगा। हालांकि इनका आउटर जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन किसी चेंज नहीं हो रहा है। अगर देखिए हम यहाँ पर नंबर ना बोले n बोल दें, देखिए NS1 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 एंड NS1। अब बात करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो देखिए जैसे जैसे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे आपको इसमें काफ़ी एक्सेप्शन सीखेंगे, उसको मैं बताते रहूँगा। हालांकि यहाँ पे एटॉमिक या आयनिक रेडियाई में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाने पर शेल बढ़ेगा, ऐसे ही इनकी साइज बढ़ती जाएगी। तो द एल्कली मेटल आइटम हैव द लार्जेस्ट साइज इन द पार्टिकुलर पीरियोडिक पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देखिए इनके अपने मतलब पीरियड में सबसे बड़ी साइज कह रहा है कि होता है द एल्कली मेटल आइटम हैव द लार्जेस्ट साइज इन द पार्टिकुलर पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देखिए सबसे बड़ी साइज होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है वो भी मैं समझा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे भी यही डायग्राम काम करेगा कि देखिए अंदर ही हमारा प्रोटॉन है, सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ये अट्रैक्शन काफ़ी वीक है क्योंकि चार्ज क्या कम है, जब चार्ज कम है तो फोर्स कम होगा। और रेडियस क्या है, इनके बीच की दूरी क्या ज़्यादा है तो ये दूरी बढ़ेगी, समझे। तो इनके बीच में अट्रैक्शन कम लग पाएगा तो इस वजह से इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी बढ़ेगी। लिहाजा ये अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे बड़े होते हैं। With increase in atomic number, the atom become larger. The monovalent ion M+ are smaller than the parent atom. ऑब्वियस सी बात है जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो फिर ये अपने पेरेंट्स एटम से छोटे हो जाएंगे। द एटम एंड द आयनिक रेडियाई ऑफ alkali metal increase on moving down the group. They increases in the size while going from lithium to cesium. यानी लिथियम से सीजियम जाने पर लगातार इनकी साइज इंक्रीज हो रही होती है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अगर हम बात करें आयनाइजेशन इंथैल्पी की तो आपको डेफिनेशन मालूम है कि गैसियस स्टेट में वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना जिससे तहत ये अपना बाहरी इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब इनके बाहरी वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो कम एनर्जी देने पे ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, इस वजह से इनका आयनाइजेशन इंथैल्पी काफ़ी कम होता है। हालांकि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तैसे तैसे इनकी साइज और बढ़ रही है तो इनकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी काफ़ी कम होती जाती है। इसीलिए आपको सीजियम प्लेट जो है ये अक्सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए काम आता है क्योंकि ये बहुत कम एनर्जी में ही अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। दिस इज बिकॉज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग साइज आउटवेट द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर वेल स्क्रीन्ड फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज। देखिए इस लाइन को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कह रहा है कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, इसे मान लीजिए ये पहला है तो ये प्रोटॉन है, इसके बाहर एक शेल है, ये अगला ग्रुप है मतलब अगला नीचे वाला मेंबर है, अब इसके बाहर दो शेल रहेगा। तो कह रहा जैसे जैसे आप नीचे जाओगे शेल बढ़ रहे हैं। हालांकि सेल बढ़ने के साथ क्या है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन भी बढ़ने के, मान लीजिए इसके एक इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर बाहर एक इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी। तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तैसे तैसे इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, मतलब चार्ज बढ़ रहा है। तो लाइन कह रही है कि इनके चार्ज जो बढ़ रहा है, इस चार्ज बढ़ने को ओवरकम कर देता है इनका रेडियस बढ़ना। इनका रेडियस का बढ़ना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन द
चार्ज, जिसकी वजह से इनकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो नीचे जाने पे आवृत्ति काफ़ी कम होती है।